प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पॉलिटिकल सिनेरियो पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और इस सवाल की बुनियादी वजह यह है कि 1 सितंबर करीब आ रही है और 1 सितंबर को नवाज शरीफ साहब के केसेस की मेन अपीलें फिक्स हो चुकी हैं। अब कानूनी पहलू यह है कि नवाज शरीफ साहब का अपनी अपीलों की समाअत के लिए आना ज़रूरी है। अगर वो नहीं आते और अदालत उन्हें तलब करती है और उनकी मौजूदगी को ज़रूरी करार देती है तो फिर नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आते तो फिर वो अपनी इस जो कानूनी तकाजा है वो उसका पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, और ऐसी सूरत हाल में जो उनकी अपीलें हैं वो उनके हक में जाने के इम्कानात जो हैं उनके ख़िलाफ़ जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब का वापस आना उनके अपने लिए ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये इशू इसलिए अहम नहीं है, हम डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत ज़ोर लगा रही है कि जो वापस आएंगे उनको वापस आना चाहिए, बल्कि नवाज शरीफ साहब के अपने लिए ज़रूरी है शायद कि उनको वापस आना चाहिए और वापस आएँ। एक तो ये है, हम इस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत अब क्या फरीक बनने जा रही है 1 सितंबर को, और वो अदालत के किसी भी अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में, जहां पर अभी तक वो नहीं गई कि नवाज शरीफ साहब जी 8 हफ्ते के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए, तो क्या पंजाब हुकूमत किसी अदालत में जाकर फरीक बनेगी। दूसरा मामला मौलाना फजल रहमान साहब के नवाज शरीफ साहब के साथ बराह रास्त राब्तों का है। अब मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात तो शहबाज शरीफ साहब से हुई, लेकिन ख़बरें यह हैं कि मौलाना बराह रास्त नवाज शरीफ साहब से राब्ते में हैं और नवाज शरीफ साहब के खुसूसी नुमाइंदे उनसे जाकर शहबाज शरीफ से पहले मुलाकात कर रहे हैं और उनका पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ अपने भाई के ज़रिए पैगाम नहीं पहुंचा रहे, अपने किसी और शख्स के ज़रिए पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो इससे सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या नवाज शरीफ को अपने भाई पर एतमाद नहीं रहा। ये एक और सवाल है जो आज के प्रोग्राम में हम रखेंगे। बुनियादी तौर पर इन चीज़ों पर गुफ्तगू होगी और फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के इम्कानात पर भी। मेरे साथ जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाता हूँ। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं, तर्जुमान हुकूमत पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। मुसर्रत चीमा साहिबा बहुत शुक्रिया। सईद काजी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सईद काजी साहब बहुत शुक्रिया। इरशाद अहमद आरिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और औरिया मकबूल जान साहब सीनियर तजज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अब 1 सितंबर तो करीब है, नवाज शरीफ साहब की मेन अपीलें सुनी जानी हैं। कानूनी पहलू ये है कि उन्हें वापस आना होगा अपने केसेस के समाअत के लिए। हुकूमत ने अभी तक ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा कोई फोरम इख्तियार नहीं किया, किसी फोरम पर नहीं गए और कोई रास्ता नहीं चुना नवाज शरीफ साहब को वापस आने के लिए। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या पंजाब हुकूमत फरीक बनेगी अदालत में जाकर कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए आप अदालतें भी अपना किरदार अदा करें। क्या पंजाब हुकूमत इस केस में फरीक बनने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं अर्ज करूं कि बिल्कुल जितने भी लीगल फोरम्स हैं उनके ऊपर जो भी अवेलेबल लीगल ऑप्शंस हैं पंजाब हुकूमत उनके ऊपर जाएगी, और उसकी वजह यह है कि अगर पंजाब हुकूमत इन लीगल ऑप्शन नहीं करती तो जैसे आपने अभी बिल्कुल बताया कि फिर खाली जमा खर्च से तो काम नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जिस तरह से इस मुल्क के इदारों के ऊपर ना सिर्फ अटैक करते रहे, मजाक बनाया, कवानीन का इन्होंने मजाक बनाया, कानून को इन्होंने अपने घर की लौंडी से ज्यादा कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। और अब हम जवाबदेह है 22 करोड़ अवाम को, और 22 करोड़ अवाम ना सिर्फ उनका एतमाद तमाम इदारों के ऊपर उनका एतमाद कम होगा, तो उनके एतमाद की बहाली के लिए हमारी जितनी भी अवेलेबल लीगल फोरम्स हैं और जितनी भी अवेलेबल लीगल ऑप्शंस हैं उनके ऊपर जरूर जाएंगे। तो अभी तक आपने 10 महीने में इस ऑप्शन को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आप किसी लीगल फोरम पर लाहौर हाई कोर्ट में ही आप जा सकते थे, आप क्यों नहीं गए नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से? देखिए असद, हमने इनसे बारहा, आपको पता है ऑनरेबल कोर्ट ने इनको जिस तरह से भी कंडीशनल, हमें उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हम इनको कंडीशनल मेडिकल बेसिस पे, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर लीव दे दें, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब का बिल्कुल कंसर्न जायज थे कि हम इससे जमानती बॉन्ड चाहते थे, लेकिन फिर कोर्ट के, आपको पता है, मुदाखलत के बाद फिर हमने इनसे सिर्फ वो एक एफिडेविट ही ले पाए। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने बारहा से अपील की कि आप उनकी जो भी रोड मैप है ट्रीटमेंट का, आप उनका जहां जहां से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, वो तो नहीं दिया ना उन्होंने आपको मेडिकल रिपोर्ट्स ने, उसी में ही इन्होंने ये टाइम बाय करते रहे। मसलन कि आपने जो सवाल पूछा है इट्स वेरी सिंपल कि हम गए क्यों नहीं। जब हमने इनसे रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत ने मांगी, आधी रिपोर्ट दे दी, जब फर्दर मांगी तो फिर कुछ और बीच में, उसी में ही इतना टाइम हो गया, और फिर उसके बाद आज जो सिचुएशन है वो सारी आपके सामने।
ठीक है। अच्छा, और ये सब अब मामला ये है कि जो मेन अपीलें हैं उसमें मुलजिम का या मुजरिम का पेश होना ज़रूरी होता है कानूनी तौर पर, और अगर वो नहीं आते तो उनकी मेन अपीलें फारिग हो सकती हैं, नवाज शरीफ साहब अपनी अपील का हक खो सकते हैं। तो कानूनी माहिरीन की राय यह है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना ही पड़ेगा, उनके अपने फ़ायदे में भी यही है कि वो वापस आएँ। आप क्या एंटीसिपेट कर रहे हैं? देखिए, कौन से कानूनी माहिरीन है जो कहते हैं कि अपील का हक खो देंगे? पाकिस्तान की अदलिया की नवाज शरीफ को ऐसे तारीख देखें। हेलीकॉप्टर केस जो था वो 11 साल के बाद खुला था, और आके उसके बाद उनको उसमें से निकाल भी दिया गया था। फिर उसके बाद वो जो केस खुला था अपना उसका हुदैबिया का केस जो है वो कितने सालों के बाद खुला था। और फिर उसके बाद जो टैक्स वाला केस था मियां शरीफ साहब वाला, वो कोई 17 साल के बाद खुला था, और इम्यूनिटी भी दी गई। और उसके बाद उनको कहा गया कि हम इसके बाद आपकी जो है क्या कहते हैं उसको, लिमिटेशन एक्ट भी खत्म कर दिया गया। एक बात तो यह है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि जी उनको आना पड़ेगा, वो टाइम बाई कर रहे हैं, और टाइम बाई करने के लिए खास तौर पे वो इस हुकूमत और अदलिया की साथ से इजाजत से गए हुए। अगर हुकूमत कहती कि हमारी इजाजत से नहीं गई, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये है। आप मुझे ये बताइए जी कि दुनिया पे अंदर एक अदालत ने जो जामन होता है ना, उसको कहते हैं टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। मेरे पास 5 अरब रुपए भी हों तो मैं जामन नहीं बन सकता, लेकिन मेरे पास 5 रुपए भी हों और अदालत ये समझे कि शख्स उसको ला के वापस ला सकता है तो मैं जामन बन सकता हूं, क्योंकि अदालत के अंदर पैसे की जमानत नहीं होती। दूसरा, जामन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती किसी भी कानून के तहत, क्योंकि बुनियादी तौर पर मुजरिम किसी भी वक्त बदल सकता है। और तीसरी बात यह है कि आपने शहबाज शरीफ को आपने जामन बनाया, किस जगह पे जामन बनाया? एक ऐसे इलाके में जामन बनाया जहां आपका कानून नहीं चलता है। बरतानिया में आपकी ना हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। आज जाके वो अपने भाई से कहते हैं भाई चलो मेरे साथ चलिए, मैंने अपना लिया हुआ टिकट तुम्हारा, और भाई जाके कहता है कि मुझे किडनैप किया जाता है। आप शहबाज शरीफ आपके सामने रख देता है कि ये मेरे भाई का ये हालत है, आप उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते। पहली बात तो यह है कि ईसीएल से किसने निकाला? आपने निकाला, आपका कैबिनेट का डिसीजन था, उसने निकाला। ठीक, अदालत ने उसको जाने दिया टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। पब्लिक को क्यों बेवकूफ बनाते हैं भाई? ये पब्लिक बहुत अरसा हो गया बहुत बेवकूफ बनती चली आ रही है। हमने 70 साल बेवकूफ बनते हैं, 2 साल और भी साथ लगा ले, हम बेवकूफ बन रहे हैं। सिंपल सी बात है। आप मुझे ये बताइए किस कानूनी बुनियाद की बुनियाद पे आप जाएंगे वहां पर? ये तो हम सुनने नहीं चाहते ना कि ये कानून को उन्होंने लॉन्डी बना दिया और ये बना दिया। आप मुझे बताइए किस कानून के तहत पंजाब गवर्नमेंट जाएगी वहां पर? पहले बात तो है कि आप एक आदमी को एक अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके जाते हैं, आपने किस तरह जाने दिया? इंटरनेशनल कानून ये है, मैं यूनाइटेड नेशन का कानून बता रहा हूं कि कैदी को हर तरह की तिब्बी सहूलत होनी चाहिए, लेकिन जेल के अंदर जी, जेल के बाहर नहीं है। कैदी का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता, क्योंकि वह बुनियादी तौर पे फंडामेंटल ह्यूमन राइट खत्म होते हैं तो वो कैद में आता है जी। अगर वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ही मांगने हैं तो कैदी कहेगा कल को मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दो, फिर कहेगा मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी दो। आपने एक कैदी को हर चीज दो, तो आपने तो एक कैदी को जनाब आला शान ट्रीट किया, आपने ट्रीट किया ना, आपकी जेल ने ट्रीट किया। सही है। और ये सब 3 चीजें, पूरा पाकिस्तान, आप पूरा यूरोप का अस्पताल वाले हैं जी। आपने 3 निकात उठाए हैं सर, मैं और तीनों कानूनी नुकते हैं, इसलिए मैं स्टूडियोज में मौजूद गेस्टों की जानिब बढ़ने से पहले चाहूंगा कि अजहर सिद्दीक साहब की इस पर राय ले लूं। 3 बातें अजहर सिद्दीक साहब और ये साहब कह रहे हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब के लिए अपनी अपीलों के लिए जो मेन अपील उनकी फिक्स हुई है उसके लिए वापस आना जरूरी नहीं है। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जो जामिन है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती किसी भी कानून के तहत। और तीसरा ये कि पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत अब अदालत के पास जाएगी कि जी उनको वापस बुलाएं। इन तीनों पॉइंट्स का अगर एक एक करके आप मुख्तसरन जवाब दे दें अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये अदालत का इस्तेहकाक मौजूद है। ये जैसे फरमा रहे हैं कि अब लाजमी नहीं है कि बेल की कंडीशन पे होता है कि जब आप जमानत आपने सुना रहे हो, बेल बिफोर अरेस्ट, यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी सरेंडर्ड टू योर कोर्ट। अब अपील के मामले में चूंकि अपील सरेंडर होने के बाद सुनी जाती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत सिर्फ 8 हफ्तों जी, तो 8 हफ्तों के बाद कहा था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को 401 के तहत जमानत में तोसी कर रही है। तो वो 8 हफ्ते तो सदियां हुई गुजर गए। सदियों से मुराद मेरी यही है कि कई महीने हो गए जी, 10 महीने हो गए जी। हाँ, तकरीबन। उसके बाद 401 में उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। नवाज शरीफ इस वक्त देखा जाए कानूनी शक्ल के अंदर तो उनकी जमानत मंसूख हो चुकी है, उन्हें जेल के अंदर होना चाहिए। ये कानून ये है
कानून ये है। क्या अदालत उन्हें अलाउ कर सकती है? अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब मेन अपीलों की समाअत के दौरान क्या चले जी उन्हें हाजिर से इस्तिस्ना दे दिया जाए? उनकी बॉडी का डिमांड कर सकती है, भाई आपको तो दी थी हमने, इसलिए आप कहाँ हैं इस वक्त, सरेंडर तो करें अपने आप को कोर्ट के सामने, फिर हम सुनेंगे अपीलें। दूसरा नुकता अदालत की स्वाबदीद है, यानी मैं कंडीशनैलिटीज में नहीं मैं ले जाना चाहता इस बात को। जैसे मिसाल के तौर पर अदालत ने इजाजत दी होती 8 हफ्तों की, तो उसके दरमियान अगर अपील लग जाती तो फिर अदालत ने कहना था अदालत ने इजाजत दी है। यहाँ जो कि अदालत ने इजाजत नहीं दी है, अदालत ने इजाजत दी थी वो इजाजत खत्म हो चुकी है, तो नवाज शरीफ का उस कॉन्टेक्स्ट में अदालत सवाल ही पहला ये करेगी। कहाँ है वो? देखा जो तोशा खाना वाला केस लगा, जी जी, उसमें पूछा था कि जी कहाँ है नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल ये पूछा और ये कहा। दूसरा ये है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की अपील थी ना उसको, और वो जेलों में वहां थी, और वहां को सामने रखते हुए वो बाहर जा नहीं सकते थे ईसीएल से, ये भी सवाल बनेगा। अब दूसरी बात आ जाए जो आपने बड़ा जामिन की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं, और ये मकबूल जान साहब ने जो बात की ये ऐसा ही है कि अपील में लिमिटेशन का हेलीकॉप्टर के केस में बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं आए थे, अपना अपीलें सुनेंगी, रिव्यू सुनेंगे, वो रिकॉर्ड की चीजें, ठीक है, मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा। दूसरा जामिन देखिए, जामिन यहाँ अब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर दी है वो, तो वहाँ जो पैसे यानी एक बॉडी के साथ साथ उन्हें पैसे देने होते हैं, तो वो पैसे उनके जब्त हो जाएंगे, साथ जामिन को कहा जाएगा वो लेकर आए उनको। इसी तरह फिर लाहौर हाईकोर्ट में, जब लाहौर हाईकोर्ट में जामिन कौन है, लाहौर हाईकोर्ट में सोल्टर है शहबाज शरीफ साहब, तो लाहौर हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों की इजाजत दी थी इनको बैरून मुल्क इलाज कराने के लिए, और कहा गया था पीरियोडिक रिपोर्ट देनी है, कहा गया था बाकायदा वो उन्होंने जमा नहीं करवाई और उनको मजीद इजाजत देने से पंजाब हुकूमत ने इनकार कर दिया। ये जी, मगर मुझे एक चीज ये बता देना आज़ाद साहब, ये बता दीजिए कि पंजाब हुकूमत अब क्या लाहौर हाईकोर्ट के या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फोरम पर जा सकती है? पंजाब हुकूमत कोई उनके पास प्रोविजन मौजूद है? फोरम पर, हाईकोर्ट के फोरम पर जा सकती है। हाईकोर्ट ने आगे छोटी एनफोर्स करवानी है, वो अब हाईकोर्ट ने ये सारा काम करना है। और इतनी हर्षिता खामोशी, पुरस्कार खामोशी समझ से बालातर है, इन्हें फौरी तौर पर वहां जाना चाहिए था, और इन्होंने अपील कैंसिल करने के लिए 401 के हवाले से भी कितना वक्त लगाया था, ये भी रिकॉर्ड की चीजें हैं। और नैब जो है, नैब को भी खामोशी समझ से बालातर है, नैब को भी खामोश क्यों रही है? कहती जो बेसिकली नैब का था, नैब के हवाले से था, और यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन है। अब मसाइल जो आपके पैदा आने हैं वो एक्स्ट्राडिशन एक्ट वहां मौजूद है 1990 का इंग्लैंड का, ठीक है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। राइट सर, मैं आज़ाद साहब बिल्कुल सही है, आपका जवाब आ गया, और आपने एक सवाल उठा दिया, आपने कहा कि ये पूरा सरार खामोशी जो है वो मानी खेज है पंजाब हुकूमत की। इसका जवाब तो हमें जो है वो दे सकती है मुसर्रत चीमा साहबा, लेकिन मुझे सही कहा साहब ये बताइए, ये इतना शोर शराबा फिर क्यों हो रहा है पंजाब की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे? काबीना ने मंजूरी दे दी, फयाज चौहान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अदालत का फोरम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे और मानी खेज है उनकी खामोशी, क्या वजह है? देखिए बड़े माहिर कानून दानों से आपकी बात हो रही है, मैं एक और एंगल से लेता हूँ। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या है जनाब उनको बुलाने की? देखिए, एक तो आपने हमें बताया कि उन्होंने अरब रुपए का हमारा नुकसान कर दिया, यहाँ अंदर आपने रखा हुआ था, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, 8 बंदों का स्टाफ था, एसी लगा हुआ था, उनका डेंटिस्ट बाहर से जाता था, वहाँ कुक आपने लेके रखा हुआ था। क्या आपने मजाक बना रखा है ये? भाई उनको वहाँ तशरीफ रखने दें, आराम से वो अपना मौज मेला करें, ये हमारे आगे आप क्या बेच रहे हैं? मुझे बताएं, किसी में जुर्रत ही नहीं है, ये किसने किया, किसने भेजा, और अब जो है पिंग पोंग चल रहा है। एक बात तो ये होगी। दूसरा मुझे ये बता दें, वो अगर तशरीफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? आधा मुल्क आपका डूबा हुआ है, मईशत में एक तूफान आ रहा है जिसको अंदाज 4 महीनों के बाद देखिएगा यहाँ मौजूद कैसे बदलते हैं, जिस तरह रिसेशन डेवलप्ड वर्ल्ड से इधर आ रहा है। तो सवाल ये है कि वो आ जाएंगे तो कराची की गलियों से पानी चला जाएगा, या हमारा जो डिफॉल्ट की, अब आज टाइम मैगजीन कह रहा है कि तरक्की पजीर मुल्क जिसमें खैर से हम टॉप पे 6 मुल्कों में आते हैं, वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो क्या वो मियाँ साहब आके हमारी कोई माली इमदाद कर देंगे, या जो कुछ हमारे पास है वो दोबारा लेके चलते बनेंगे मुबैना तौर पर जो हमें बताया गया, जो उन्होंने किया? अब सवाल क्या है, हमने किस चीज के पीछे लोगों को लगा रखा है? आज अभी मैं आपके टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था, व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर योर प्रोग्राम, कि खैर से चिरियोट और पता नहीं कहां वहां भी पानी आ गया। और भाई ये तो सैलाब से बड़े अजाब हैं जो इस मुल्क पर रहे, और आज हमारी गलियां तफन और गलाजत में अगर मुब्तला है तो इस वजह से है कि ये यहाँ के हुक्मरान थे और हैं, और इनका कुछ भी नहीं होना। अगर आपने इनको एक उस कैदी की तरह नहीं रखना, जिस तरह अगर मैं जुर्म करके कैद में जाता हूं तो उसको लंदन में ही रहने दो यार, इधर आके क्या करेंगे? जो माल ले गए हैं वो जाके एंजॉय करें, मजे करें। ये क्या किया आपने?
तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो एक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, ये ड्रामा है, ये बंद कर दें। 5-6 महीनों बाद हुकूमत की आंख खुल गई, हो मियां साहब तो आई नहीं, अच्छा आज पता लगा 4 हफ्ते गुजर गए, भेजा क्यों? और फिर वो शेडी लैंग्वेज जो थी, मुझे बताएं कि आज आएंगे, वो मैंने पढ़ा कि जनाब अगर तबीयत ठीक होगी तो तशरीफ ले आएंगे। फिर वो क्या था, वो किसने वो क्लास डाली उसमें जो सबसे बड़ी बदनीति पर मबनी थी। सेकंडली किसी गवर्नमेंट के बंदे ने नहीं पढ़ा। और फिर जो दूसरा जो पेज था जहां पे शहबाज शरीफ साहब ने लिखा कि उन्होंने कहा कि जनाब हम इनकी रिपोर्ट्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे और अगर नहीं होगा तो काउंसलर एक्सेस दी जाएगी उस डॉक्टर को कि बताओ भाई इन्हें क्या बीमारी है। तो यार ये बंद कर दें ड्रामा, ये जो आपने दोस्ताना एक मैच है इसको खत्म करें, उसको लाएंगे कि कोई मीनिंगफुल बात हुई है यहाँ पे। आप कोई मुझे बताएं, वही दुकान चल रही है, वही वारदात चल रही है और आज हम इस बात पे लगे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा शहर कराची खूबसूरत तरी, यानी जो दुनिया के बड़े शहरों में था 60-70s में, वो आप देखें वहां क्या इन्होंने करके रख दिया। बट हम क्या कर रहे हैं कि मियां साहब आएंगे। मैं इस बात पे खत्म करता हूं कि एक मिसरा हुआ करता था जो हमारे उस्ताद कहते थे हर शहर के साथ लग जाता है, और वो था कि जी मुखालिफ से ना घबराया औकाब, हालांकि इससे फर्क तो पड़ता नहीं। तो ये है, ये ड्रामा है, इसको मेरे ख्याल में बंद कर दें। मियां साहब चले गए हैं, आपसे कुछ नहीं हुआ, उनकी कोई बड़ी ऊपर लेवल पे कोई कमिटमेंट थी या उन्होंने कहीं किसी को राजी कर लिया है, ठीक है, रहने दे। तो सर फिर कानून की हुक्मरानी, और ये वही सवाल जो मैंने शाह साहब किया था कि ये शोर क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है कि जी वापस आए, वापस आना पड़ेगा, हम हुकूमत बरतानिया को खत लिखेंगे, हम ये फॉरम इस्तेमाल करेंगे, हम वो फॉरम इस्तेमाल करेंगे। ये शोर शराबा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये काबीना में मंजूरी क्यों हो रहा है? देखें, एक हकीकत तो हमें तस्लीम करनी चाहिए कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो अफसरदा हैं, परेशान हैं, बल्कि शर्मिंदा हैं इस बात पे कि मैं इस्तेमाल हुआ या मुझे इस्तेमाल किया गया और मैं कामयाबी से इस्तेमाल कर लिया गया। या कर लिया गया कि नवाज शरीफ साहब जो यहाँ जेल में बैठे हुए थे वो बाहर चले गए और बाहर जा गया मेरा मुंह चिढ़ा रहे हैं। कभी वो तस्वीर छुपाते हैं किसी होटल रेस्टोरेंट में बैठे हुए, कभी वो चहलकदमी करते हुए। तो ये तो एक हकीकत है, इसमें तो कोई सियासत या उसमें कोई मामला नहीं है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे बीमारी से, बड़ा मेरे नुक्ता नज़र से जो लोग भेजने के ख्वाहिशमंद थे, जो लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ को चले जाना चाहिए, इजाज़त मिलनी चाहिए, उनका भी एक नुक्ता नज़र था और उसको भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। वो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब की यहाँ मौजूदगी में एक अदम इस्तेकाम है, अनरेस्ट है, और जो सरमायाकार है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो दूसरे तबकात हैं, वो समझते हैं कि किसी वक्त भी नवाज शरीफ जेल से बाहर आ जाएंगे, कोई मुकमुका हो जाएगा, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और उसके नतीजे में वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। जिस तरह क्योंकि जलावतनी का जो फ़ैसला हुआ था वो बड़ा फ़ैसला था और उस वक्त भी लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर न जाते तो परवेज़ मुशर्रफ 8 साल हुकूमत नहीं कर सकते थे। तो वो सोच जो लोग इमरान खान को ये कायल कर रहे थे या जो उसको फोर्स कर रहे थे, उनका नुक्ता नज़र ये था कि नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर चले जाने से मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, तवज्जो जो है सरमायाकार की भी, ब्यूरोक्रेट की भी, वो नवाज शरीफ की तरफ नहीं रहेगी, वो इमरान खान की तरफ होगी, हुकूमत की तरफ होगी। उन्हें एहसास होगा कि नवाज शरीफ अब जा चुके हैं। तो अब जब ये वापस लाने की कोशिश हो रही है, उसके अंदर भी एक तज़ाद मौजूद है। देखें, इमरान खान ज़रूर चाहते होंगे, उनके कुछ साथी भी ज़रूर चाहते होंगे, लेकिन ख़ुद उनकी हुकूमत हो या जो इदारे हैं, मैं नहीं समझता कि वो इस मामले में सीरियस हैं, संजीदा हैं और समझते हैं कि नवाज शरीफ का वापस लाना इस मुल्क का बहुत बड़ा इशू है या उनकी वापसी से कि यहाँ दूध शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। एक तो इस को मद्देनजर रखें। तो इस मौके पर यह मुद्दा क्यों उठाया गया? ये इसलिए उठाया गया कि ये अदालत का में जो अपीलें लगी हैं, अपीलों के बाद जो माहिरीन कानून हैं उनकी एक डिवाइडेड एक ओपिनियन है। और ये साहब एक बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत का ये ख्याल है कि वो पाबंद हैं, उनकी अदम मौजूदगी में अपीलें नहीं सुनी जा सकती, उनका राइट ऑफ अपील जो है वो बरकरार नहीं रहता। उस सूरत में हुकूमत को या हुकूमत के जो कानूनी मुशीर हैं उनका ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब अज़ ख़ुद आ जाते हैं अपना राइट ऑफ अपील जो है उसको एंजॉय करने के लिए,
तो उस सूरत में प्रोपेगेंडा ये होगा कि पहले वो अपनी बेगम को बीमारी की सूरत में अस्पताल में छोड़कर आ गए थे, उन्होंने कानून के सामने सरेंडर किया, परवाह नहीं की कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। अब वो कहेंगे मैं अपनी बीमारी को बुलाकर ये पेश किया जाएगा, मैं खुद ब खुद आ गया हूँ, ये नहीं ला सके। तो हुकूमत ये चाहती है, महसूस ये होता है कि जी अगर वो आएँ तो हम कहें कि हमने ये कोशिश की थी, हमने ये किया था, और अगर वो नहीं आएंगे तो नवाज शरीफ की सियासत को नुकसान होगा। हम ये कहेंगे कि वो दलेर आदमी नहीं है, वो देखें मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, जिस तरह के भी प्रोपेगेंडा हो सकता है। तो एक सियासी मूव है और मैं समझता हूँ कि वो कामयाब मूव है। अब देखना है कि इसका तोड़ मियां नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, क्या अदालतें उनकी गैर हाज़िरी में अपील सुनती हैं या अदालत की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाती है, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे कि क्या मेरा जाना मेरे लिए मुफीद है या ना जाना, और राइट ऑफ अपील जो है उसको सरेंडर कर देना जो है वो मेरे लिए मुफीद है। लेकिन मैं ख्याल करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब किसी यकीन दहानी के बग़ैर वापस नहीं आएंगे। उन्हें जब ये यकीन होगा कि वापस जाके मैं जेल में नहीं जाऊँगा तब तो वो आएंगे। अगर उन्हें ख़दशा हुआ कि वो जेल में जाएंगे तो जेल में जाने के लिए नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं नवाज शरीफ साहब के ख़ास लोगों के ज़रिए से मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ते और वो राब्ते शहबाज शरीफ के ज़रिए क्यों नहीं कर रहे, जबकि शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हो रही है, मौलाना फजल रहमान के साथ हुई है। क्या मसला है? क्या दोनों भाइयों के दरमियान कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? क्या नवाज शरीफ साहब एतमाद नहीं कर रहे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के राब्तों और जो एतमाद में अदम एतमाद की एक फ़िज़ा है उसकी तरफ आऊँ या इस बारे में चहमगोइयाँ हैं उस बारे में हम बात करें, उससे पहले एक सवाल मैं करना चाहूँगा मुसर्रत चीमा साहबा से, जो अज़हर सिद्दीक़ साहब ने बात की। मुसर्रत चीमा साहबा, एक एतराज़ जो मुख्तलिफ लोगों को है और कानूनी माहिरीन को है, और वो ये कह रहे हैं कि आपका अब तक खामोश रहना और अदालत की तरफ रजू ना करना ये मानी खेज़ है और ये पुरअसरार खामोशी जो है इसका कोई मीनिंग है। ये क्यों ये पुरअसरार खामोशी इख्तियार की रखी अब तक हुकूमत ने? असदुल्ला साहब, मैं अर्ज करूं कि हमने कभी भी पुरअसरार खामोशी नहीं इख्तियार की। टाइम टू टाइम देखिए, हम इनसे रिपोर्ट्स मांगते थे, उसके बाद रिपोर्ट्स आती थी, वो इनकम्प्लीट, कभी कुछ। और उसके बाद जहां तक मैं सईद भाई की बात से इसलिए एग्री करूंगी कि बात इनकी किसी हद तक ठीक है कि इनका मुल्क में आना भी इस मुल्क के अवाम को भारी पड़ा, और चाहे जितनी भी जिलावती थी उसके बाद जब ये आए तो जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क के अवाम को और हर चीज को, मेरा ख्याल है कि इनको डॉज करना आता है, और इन लोगों का इस मुल्क से जाना भी इस मुल्क के अवाम पे बहरहाल भारी पड़ा। लेकिन आज बात यह है कि ये बात किसी हद तक ठीक है कि ये आते हैं तो ये जिस तरह से AC भी चाहिए, TV भी चाहिए, और फिर करेले गोश्त भी खाना है, फिर जो प्लेटलेट्स की जो कहानी थी, हमने हर वक्त इसका तज़किरा किया। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद इनको कानून की जो नजर में और इनको जो कानून की रोशनी में फेस करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इनफ इज इनफ। ये बात ठीक है, हम इस बात को बिल्कुल एग्री करते हैं कि इन्होंने बहुत बुरे तरीके से हमें डॉज किया और हम हुए तो ये गया, ये बंदा बीमार तो नहीं था, ये साबित हो गया। लेकिन आगे जो कानून की रहनुमाई होगी, जो कानून मैंने आप कह रही हैं, आप भी कह रही हैं, अच्छा मुसर्रत चीमा साहब, आप कह रही हैं कि डॉज किया और बंदा बीमार नहीं था, उन्होंने आपको डॉज किया। आपकी वजीर साहबा तो ये नहीं मानती, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, वो कहती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, फवाद चौधरी डॉक्टर नहीं है, मुसर्रत चीमा डॉक्टर नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानती हूँ कि उनकी तबीयत खराब थी। आप किस बुनियाद पर कह रही हैं कि डॉज किया और वो बीमार नहीं थे? देखिए जी, जो उस बंदे की कंडीशन यहाँ पे बताई गई वो एब्सोल्युटली दैट वाज रॉन्ग, जो गवर्नमेंट को बताया गया। तो मैनिपुलेटेड थी वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट से मैनिपुलेटेड थे? नहीं, मैं असद, आपने तो इस सारी चीज को, जब ये हॉस्पिटल में थे, एक मैराथन ट्रांसमिशन चली है, तमाम चैनल्स ने लम्हा जिस तरह से ये पैनिक इन्होंने क्रिएट किया वो कवर किया है। आप मुझे ये बताएं कि वो बंदा जो एम्बुलेंस पे जा रहा था, क्या वो नवाज शरीफ और जिसके बारे में हम सब सुन रहे थे? मेरा मानना है कि चले गवर्नमेंट पर जो डॉज हुई, तो मीडिया भी हुआ, हम सारे हुए, हम वाकई लगता। आपका मानना है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैनिपुलेटेड थे?
इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरी एज ए पॉलिटिकल वर्कर। और अगर न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर भी आप देखें तो क्या वो नवाज शरीफ जो आज दंदनाता फिर रहा है और वो पेशेंट जो बताया जा रहा था वो एक है, वो एक शख्स की रिपोर्ट नहीं हो सकती, एब्सोल्युटली नॉट। जो रियलिटी में अगर आप देखें नवाज शरीफ को, और नॉट नाउ, अगर आज सिर्फ ऐसा हो तो हम कह लें कि शायद कोई सीक्रेट ट्रीटमेंट हुआ हो, साथ इन्होंने शायद कोई इन्होंने अंडरग्राउंड हॉस्पिटल सर्विसेज ली हो जो कि मंजर आम पे नहीं आई, ना ये बंदा हॉस्पिटल गया, ना ये कोई रोड मैप दे सके, ना ये कोई ट्रीटमेंट का कोई। एक सवाल मुझे और बता दें, फिर मैं काजी साहब आपको कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक फिक्रा मैं कह दूं जी कह दें। पूरी शरीफ डायनेस्टी मैनिपुलेटेड थी, तारीख देख लें। लेकिन मुझे फिर ये बताइए कि आपका मानना एक और बात में क्या है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद क्या बेखबर थी या वो इस डॉज प्लान का हिस्सा थी? इस पे मैं इसलिए कमेंट नहीं करूंगी, इसका बेहतर जवाब वो खुद दे सकती है कि वो अगर अभी भी इन चीजों को डिफेंड कर रही है, शी इज द बेटर पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। बट मैं ये किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो नवाज उनसे तो मैंने पूछा, वो तो कह रही हैं कि बीमार थे। जो मरीज कैबिनेट में नवाज शरीफ आज है वो एक शख्स नहीं हो सकता, मुझे सिर्फ इतना पता है, बाकी वो खुद चीज लाइक आप उनको अभी लाइन पे ले। जी और ये साहब एग्री कर रही हूँ। जी और ये साहब वैसे बात ये है कि देखें पहले अगर पूरी कैबिनेट और ये साहब अगर हम ये बात मान लें तो इसका मतलब है कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ का जो शोबा है, और वो यास्मीन राशिद साहिबा जैसी एक कैरेडिबल एक जो डॉक्टर हैं वो पूरा मशकूक हो जाता है। इसका मतलब है कि फैसल सुल्तान भी उसमें शामिल थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल थी, सर्विस अस्पताल का पूरा जो था वो भी सारा शामिल था, वो जो तशरीफ़ लाए थे ताहिर शमसी साहब कराची से। बहरहाल मेरा तो जहन नहीं मानता कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट है और इस कदर नाकारा है कि जी एक आदमी को बाहर भेजने के लिए उसने सारी अपनी जो साख है वो तबाह कर दी, और वो एक धोखे फरेब। और मैं देखें एक आदमी जब अस्पताल में होता है और एक आदमी जब कैदी होता है उसकी फीलिंग्स और होती हैं। हो सकता है उनकी तबीयत में पहले खराबी हुई हो फिर बेहतरी हो गई हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलाज किया हो उनका, मतलब जेरे इलाज थे वो। और जब एक आदमी अस्पताल में पड़ा होता है इस उम्र का आदमी, और जो कैदी होता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है, उसके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं, और जब वो रिहा होता है वो घर भी चला जाए तो उसके सूरत हो सकती है। मैं बहरहाल ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये सारा कुछ जो है मैनिपुलेट किया गया। और हम देखें आज अगर इस बात को ये बात हम साबित कर दें या दुनिया को यकीन दहानी करा दें तो हमारी अस्पतालों पर, हमारी लैब्स पर, हमारे डॉक्टर्स पर कौन एतबार करेगा? निज़ाम सेहत पर कौन एतबार करेगा? ये तो पंजाब गवर्नमेंट के लिए कोई अच्छा सर्टिफिकेट नहीं है कि अच्छा। फिर हमारे जो एजेंसियां होती हैं, जो खुफिया इदारे होते हैं, वो क्या कर रहे थे, वो क्या देख रहे थे कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, किस तरीके से जाली रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं, किस तरीके से लोगों को कायल किया जा रहा है। ताहिर शमसी को भी कायल कर लिया गया, यास्मीन राशिद को भी कायल कर लिया गया, फैसल सुल्तान को भी। ये तो फिर जनाब इमरान खान साहब को अपने इर्द गिर्द जायजा लेना चाहिए कि और कितने धोखेबाज उनके इर्द गिर्द बैठे होंगे। जी तो इस पर तो बात पूछ लेकिन एक फिक्रा चुस्त किया था फवाद चौधरी साहब ने, औरिया साहब, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद तो गायनाकोलॉजिस्ट है और नवाज शरीफ साहब को ऐसा कोई मसला नहीं था कि उनका इलाज गायनाकोलॉजिस्ट करें। तो अब ये गायनाकोलॉजिस्ट को फिर आपने हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो क्यों पूरा एक गायनाकोलॉजिस्ट को दे रखा है? पीटीआई से नहीं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट है। फवाद चौधरी साहब ये बहुत बिलो द बेल्ट वाली गुफ्तगू है बुनियादी तौर पर। गायनाकोलॉजिस्ट के अलावा यास्मीन राशिद बहुत बड़ी डॉक्टर। पहली बात तो ये है कि सिर्फ यहां नहीं रुकती बात, यानी एक आदमी पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट को डॉज करके चला जाता है, आपकी कैबिनेट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है उस दिन से। यानी आप खुद सोचें, मैं आपको बताऊं कि मैंने जिंदगी में जो सुप्रीम कोर्ट में एक दफा केस लेके गया था इसका, और 80 लोगों की प्रमोशन वापस की थी, और मेरा पॉइंट यही था कि अगर कुछ लोग जो हैं पूरे के पूरे 26 सेक्टर्स को डॉज कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुल्क तो गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी पूरी कैबिनेट को डॉज करके चला जाता है तो हम क्या करेंगे? हम तो गए। तो असल मसला ये नहीं है, ठीक वक्त से। और एक बात बड़ी शाहदार साहब ने बड़ी सही बात की है, प्लेटलेट्स जो हैं ये डिप्रेशन के दौरान काउंटडाउन खत्म होता है इनका बहुत बहुत लो चला जाता है, और डिप्रेशन इज वन ऑफ द रीजंस ये प्लेटलेट्स के खत्म होने के। वो बाहर निकले होंगे तो ठीक हो गए होंगे, लेकिन मसला समझिए कि ये इतना सौदा मसला नहीं है। तारीख जब कभी लिखी जाएगी ना
तो वो बताएगी कि कौन आया था। जैसे नवाज शरीफ के पहली दफा जाने के ऊपर जब ओबामा ने ऑक्सफोर्ड में खड़े होकर कहा था कि मैंने उससे वादा किया था मैं तुम्हें बाहर लेके आऊंगा, और मैंने साद रीरी को कहा था, और मैंने कतर वालों को कहा था जाओ, तो क्लिंटन ने कहा था, तो उस वक्त खुला था। यहां भी खुल जाएगा इंशाल्लाह। लोगों को पता है, जो अंदरून खाना जानते हैं उसको पता है। सही है। अच्छा, मैं एक और सवाल लेकर काजी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। इसमें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मेरा दूसरे मौजू की तरफ मैं आना चाहता हूँ, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब राब्ता कर रहे हैं। एक बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, तारिक अजीज साहब, उन्होंने स्टोरी भी फाइल की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने इरफान सिद्दीकी के ज़रिए पैगाम भेजा मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और उनके ज़रिए से एक ख़ास पैगाम अब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात से पहले उनकी ये मुलाकात हुई। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब अपने भाई पर एतमाद नहीं कर रहे हैं? देखें, जब तक मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा हैं तो ये ख़ानदान की रिफ्त मौजूद रहेगी। तो उनकी बहुत ही एक ना यूँ समझ लें कि माउंट एवरेस्ट जितनी ईगो है, और वो जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जबकि गर्म सर्द जानते हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तरला समझते हैं और वो दुरुस्त समझते हैं कि तरले से ही काम चलाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ना उनका कोई पोलिटिकल कैपिटल है। जब आपके पास नीचे कुछ लोग ना हों और बैंकों में सिर्फ पैसे हों, वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं। मगर मैं आता हूँ इस बात पर, ये जो आप कह रहे हैं। देखें, इस मुल्क में जो अभी मैं इजराइल का एक प्राइम मिनिस्टर ओलमर्ट अंदर है, अगर ये इसकी फ्रेजाइल सी गवर्नमेंट है, ये टूट जाती है इसकी नेतन्याहू की, ये अंदर होगा और एक कॉमन क्रिमिनल की तरह ही विल बी ट्रीटेड। और मैं एक और आपको बात बता दूं, कोई ज़रूरत नहीं है बंद करें ये नैब और आफाइए और ये फ्रॉड, जहाँ पे हमारी बच्चियों के इस्मतों के सौदे होते हैं, जहाँ कत्लों के सौदे होते हैं, जहाँ हमारे हकूक़ के धंधे करने वाले जो लोग बैठे हुए हैं। एक दयानतदार SHO हो तो ये सारे काम हो सकते हैं, नहीं होते। एक मोटरसाइकिल की चोरी पे तो आप खाल खींच लेते हो, और एक नस्लों को भूख का और जिल्लत का निशाना। ये देखो आज कराची, ये किसने किया है कराची? ये निकालो 70। मैं तो उसे उधर ही मेरी सुई अटकी हुई है। मुझे ये बताएं मैं कैसे नवाज शरीफ की आमद और जामद पे बात, आने जाने पे बात कर लूं कि जी ये लोग हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि आज हमारे घरों में गंदा पानी घुसा है, और हम क्या करते हैं, जेल में रखें तो ये VIP 7 स्टार चोर हैं ये, हैं जी, बाहर रहें तो फिर कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और ये बात भी हमारे साथ मजाक ना करें कि ये फ्रॉड हो गया, हमें बताया नहीं किसी ने किया, कौन मजबूर था, ये कहानियां मैं नहीं करना चाहता। बात ये है कि ये यहाँ पे, और रहेगी मौलाना फजलुर रहमान की बात, अब ये भी सुन लीजिए। औकात ये है आपकी दो बड़ी पार्टियों की कि वो उस मकाम पर पहुंच चुकी हैं कि उन्हें मदरसे के वो मजलूम बच्चे तालिब इल्म चाहिए, न जाने किस हालत में बेचारे वहां जो रहते हैं, गलियों में 4 बंदों को बाहर निकालने के लिए। मुझे याद आ गया कि तो आपकी डेमोक्रेसी की औकात ये है कि दिल्ली में एक हड़ताल बाजार है जहां पे वर्दियां किराए पे मिलती हैं, जहां पे जब नर्सों का जुलूस निकालना होता है तो नर्सों की वर्दियां ले आते हैं, जब वर्करों का निकालना होता है तो और उन्हें किराए पे लाया जाता है, बिकॉज अवाम से आपके रिश्ते खत्म हो गए हैं। और इस डेमोक्रेसी का जो हशर हम यूरोप में देख रहे हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। ना हम इसके खिलाफ हैं, ना फौज के रूल के खिलाफ हैं। हम ज़िया-उल हक से लेके आज तक हर डिक्टेटर के सबसे ज्यादा मुखालिफ हैं हम लोग, हमने किए मुखालिफ, डोंट टेक मी रॉन्ग। मगर सवाल क्या है, ये जो डिक्टेटरशिप थी, ये चंद खानदानों, मेरे बच्चों के नसीब में जो है वो बिलावल भुट्टो और ये नवाज शरीफ के बच्चे लिखे हुए हैं। टेल मी कि ये है। देखिए, हम 30-35 साल से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हशर क्या कर दिया इन्होंने। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लें, आज उनको कश्मीर कमेटी दे दो, उनके बच्चे को एक अच्छी पोस्टिंग दे दो, पाकिस्तान की सारी जमहूरियत बहाल हो जाएगी। ये ड्रामा फ्रॉड बंद करें। और मैं एक और बात बताऊं आपको, पीपल आर वाचिंग। अगर आप देखें, मैं मुमकिन आपको अनरिलेटेड लगे, मुझे नहीं लग रही, आज थाईलैंड फट पड़ा है। चंद दिन पहले ईरान में जो है खौफनाक स्ट्राइक हुई है। इससे पहले आप देख चुके हैं लबनान में लोग तंग हैं। मत उन्हें तंग करें कि निकल के वो आपके गिरबानों को पकड़ें और आपको तारीख के कूड़ेदान और कचरेदान में फेंक दें। ये होगा क्योंकि बहुत, ये बताएं ना, ये कराची आपके सारे इकोनॉमिक मॉडल का मकबरा है, नहीं है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्राडियों को आपने दे दिया, और ये बड़े बड़े जो हैं, जो कब्जा ग्रुपों से महल जो है तोहफा लेने वाले, ये हमारा हक करेंगे। ये नवाज शरीफ वापस हमारी मेजर ठीक करेगा, ये हफीज शेख हमारी मेजर ठीक करके जाएंगे। लेकिन सवाल अब ये है ना कि जो अभी मौजूदा हैं उनके पास क्या पॉलिसीज हैं? उनके पास यही पॉलिसी है कि आपके घर डूबे रहें, आपके बच्चे। मुझे बताएं, अभी आप एक लम्हा दीजिएगा, आपने कीजिए, हमारे अस्पताल जो हैं उन्होंने फ्रॉड किया है और गलत रिपोर्टें दी है। वही ये वो अस्पताल है जिसमें मेरे बच्चे बगैर दवा के मरते हैं। इन अस्पतालों की हालत तो देखें, ये सिर्फ इन फ्राडियों को सर्व करने के लिए, मेरे बच्चों को बगैर दवाई के कत्ल करने के लिए। अगर किया है तो फिर आप उनको कानून के दायरे में क्यों नहीं लेकर आते? यार किसको लेकर आए, कौन लेकर आएगा? 10 डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड था, वो टीम थी, उन सबको लेकर आए ना। भाई ये अनटचेबल्स हैं, ये कोई मिसाल ऐसी कायम नहीं करना चाहते कि पता चले कि अपने तबके के आदमी को पकड़ेंगे। राइट, मैं सर जरा सेनेटर अब्दुल कयूम साहब ऐसा मौजूदा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, मैं उनका जरा मौक़िफ़ ले लूं। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया।
मुझे सर ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ साहब अपनी अपीलों की पैरवी के लिए जो 1 सितंबर को फिक्स हुई हैं, क्या वापस आने का इरादा रखते हैं? पार्टी के आपके ज़ाहिर है आप सीनियर रहनुमा हैं, आपके इल्म में होगा, और अक्सरियती जो कानूनी माहिरीन है उनकी राय यह है कि अगर वो नहीं आते तो वो राइट टू अपील जो है वो उसको खो देंगे आप, और उनके लिए वापस आना ज़रूरी है। आप क्या समझ रहे हैं सर? ये बहुत मेहरबानी। एक तो काजी साहब और आरिफ साहब को मेरा सलाम दे। देखिए बात यह है कि उन्होंने केस तो परसू हर हालत में करने हैं। अगर वो फिजिकली यहाँ आ सकते हैं, जब आ सकते हैं तो वो खुद आएंगे, और उन्होंने पहले कोई 110 पेशगियाँ की हैं। लेकिन अगर वो फिजिकली अभी नहीं आ सकते, क्योंकि ये कोरोना की वजह से उनका जो ऑपरेशन है थोड़ा लेट हुआ और अभी वो होगा, तो फिर उसके बाद उनकी जो लीगल टीम है वो रिप्रेजेंट करेगी ना उनको। तो आई एम श्योर कि वो तो केसेस सारे जिसके खिलाफ भी हो उनको केसेस अदालत के अंदर जाके ही सुरखरू तब भी बंदा हो सकता है। अभी सर अदरवाइज तो नहीं हो सकता। सेनेटर साहब ये बताइए कि अभी उनकी नवाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है, और क्या उनकी तबीयत में इतनी बेहतरी है कि वो वापस आकर अदालत के रूबरू पेश होकर फिर वापस चले जाएं, चाहे अपना इलाज करवाने के लिए? यार देखो, ये तो फैसला उनका अपना होगा ना, फैमिली का है। वो पर्सनली बीमार है अगर, तो उन्होंने बताना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है। इसी उनके जो आपको पता है बाईपास हुए हैं, उनको पता है आपका हार्ट का उनका एक स्पाइल हो गया था और उसमें बिल्कुल टच एंड गो था। तो वो अभी ये सर्जरी करा के जरूर आएंगे। उसकी वजह ये देखिए, उनकी वेरी हैवी स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी पजीराई है। वो कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन द पॉइंट इज उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। वो ही एक लेकिन सर वो पीटीआई के लोग डाउट करते हैं। उसकी वजह यह है कि उस वक्त ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि नवाज शरीफ साहब को फौरी सर्जरी की जरूरत है, लेकिन उन्हें गए हुए कई माह हो गए, 8-10 महीने हो गए, लेकिन उन्हें कोई सर्जरी नहीं करवाई। तो फिर उससे शक ये पड़ता है कि शायद उनकी तबीयत ऐसी खराब नहीं थी कि उनको सर्जरी की जरूरत थी। देखिए, जहाँ तक तबीयत की खराबी का ताल्लुक है, वो तो हमारे हुकूमत और हमारे जो मेडिकल बोर्ड्स हैं, और आज भी अभी भी इनके जो मिनिस्टर्स हैं हेल्थ की, वो सारे वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब ही थी तो वो गए हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम है। लेकिन वो फिर ये कोरोना का मसला आ गया, तो आई एम श्योर कि वो इलाज करके आएंगे। एंड आई टेल यू एज ए पॉलिटिशियन, उन्होंने अगर एज ए पॉलिटिशियन जिंदा रहना तो ही हैज टू कम एंड फेस जहां आके अदालतों में। एंड आई अश्योर यू कि अगर वो पहले नैब में जाते रहे, उनको कहा गया अप्रेंटिसशिप छोड़ दें, छोड़ दी, वो पार्टी की लीडरशिप छोड़ दें, वो छोड़ दी, हर चीज को उन्होंने सरे तस्लीम खम किया। तो इसलिए हम अपनी विशेष के ऊपर न जाएं। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ऑब्वियसली ये उस लिहाज से इनका छोड़ना बिछाना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सेनेटर कयूम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब एक चीज मुसर्रत सीमा साहब, मैं फिर उसके बाद शाह साहब के पास आता हूँ। मुझे ये बताइए, आपकी इस राय को हमारे तीनों एनालिस्ट जो हैं उन्होंने बुरी तरह से बल्कि बेरहमी के साथ उससे इख्तलाफ किया कि जनाब ये मुमकिन नहीं है कि सारा का सारा ही निज़ाम करप्ट है और सब के सब ने मिलकर फ्रॉड किया और फॉर्ज डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए या प्रेजेंट किए इमरान खान साहब को। अगर ऐसा है तो फिर आपकी अदालत को इन सब लोगों को कटहरे में लेकर आना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक लफ्ज यूज किया, उसको आप जरूर कंसिडर करें कि डॉज। उसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा सिस्टम करप्ट था और ना ही सिस्टम करप्ट है, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद केस है जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम उसमें शामिल थे। ये बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 10 बड़े लोग अगर फर्ज करें फ्रॉड कर रहे हैं तो सिस्टम के पल्ले क्या रह जाता है मैडम? नहीं, फ्रॉड का अब डॉज और फ्रॉड दो मुख्तलिफ इस्तेलाह है, इनको आप प्लीज मिक्स मत करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ही गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर फ्रॉड करके आज तक बैठी हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, डॉज करके बैठी हुई है, फ्रॉड नहीं किया, ठीक है। नहीं, उन्होंने डॉज नहीं किया, वो डॉज तो हुई है ना। वो माने ना माने एक अलग बात है, मैंने तो सारे सिस्टम की बात की है। क्या मीडिया नहीं हुआ? क्या आप लोगों ने ट्रांसमिशन नहीं चलाई थी कि वो चंद लम्हों के मेहमान है और उनके वो वर्कर सबसे ज्यादा डॉज नहीं हो जिन्होंने अपने ऊपर छुरियां चलाई थी? कुरान खानी कुल खानी तक तो हो गई थी, यू नो दिस। और जिस तरह से कि वो शेविंग नहीं कर सकते, वो आपके सामने ही जो कुछ हुआ वो हुआ। हम तो इस बात को मैं पॉलिटिकल इस चीज को कहूंगी कि मैं अपने लीडर को फॉलो करते हुए, हमारा तो बड़ा फन है कि हमारे से जो हुआ हम उसको तस्लीम कर रहे हैं। हम तो एक दिन भी उससे डिनाई नहीं कर रहे कि हम ठीक थे। लेकिन बात तो ठीक है कि कोर्ट ने हमें कहा और हमें ही इजाजत देना पड़ी उस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट की गई।
और उसका इस चीज से लिंक करना कि ये डॉक्टर फैसल सुल्तान ही इज द मोस्ट क्रेडिबल पर्सन आई थिंक अपने फील्ड के। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो जो अब देखें डॉक्टर शहबाज गिल ने भी तो एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई है ना कि भाई क्या पता टेस्ट ट्यूब के अंदर वो जो केमिकल यूज होता है थिनर के तौर पर जो कि क्लॉटिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ तो हुआ, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। और वो इसमें तो ऐसा तो नहीं है कि हेल्थ चलें, इसका मतलब है कि एक नवाज शरीफ साहब अपनी और उनके साथी एक हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हैं कि वो जो चाहते थे वो कर लिया और पूरी हुकूमत देखती रह गई। ये तो तय हो गया ना। एक फिक्र मुझे कहने चाहिए, अभी उन्होंने कहा कि कुरान खानी तक करवा देते हैं इनके इसाले सवाब के लिए। देखिए बात यह है कि मैं ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, वो कौन सा डॉक्टर है जो मेडिकल रिपोर्ट देख के मरीज़ को देख के अंदाज़ा ना लगा सके कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है या गलत है। मेरी छोटी सी बच्ची थी, एक मोहल्ले के डॉक्टर के पास गया, उन्होंने टेस्ट लिख के दिया। लिबर्टी जो मशहूर और क्रेडिबल इस मुल्क पाकिस्तान लाहौर की लिबर्टी है, उससे मैंने टेस्ट कराया। मैं टेस्ट लेके बच्ची को लेके डॉक्टर के पास गया, मोहल्ले का डॉक्टर था, उसने रिपोर्ट देखी, उसने कहा ये रिपोर्ट गलत है, दोबारा जाएं उनसे चेक करें, क्योंकि बच्ची की जो हालत है वो ऐसी नहीं है कि इस रिपोर्ट को हम कह सकें कि उससे मैच करती है। वापस गया तो पता चला वाकयातन वो गलत रिपोर्ट थी। तो एक शख्स जो इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, उसकी रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं, मेडिकल लैब में वो बाकायदा फोर्जरी की जा रही है, फ्रॉड किया जा रहा है, और 10 डॉक्टरों को, यास्मीन राशिद साहबा और फैसल सुल्तान साहब समेत किसी को नहीं पता चल रहा है कि ये रिपोर्टें गलत हैं और पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। मैं तो बहरहाल इससे इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अब मैं आता हूँ वो जनाब मौलाना फजलुर रहमान और उसमें मेरा छोटा सा सवाल एक और भी ऐड कर लीजिएगा। वो ये है शाह साहब कि अब कुछ खबरें ये भी हैं कि मरियम साहबा ने रब्ता किया मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि आप इनवाइट किया कि आप आके मिलें। उन्होंने कहा मैं आपकी जो ख़ानदानी सियासत है उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मुझे इन चीज़ों से दूर रखें, रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपने ख़ास आदमी को भिजवाया, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात से पहले मौलाना के पास, और अपना एक पैगाम देकर भेजा, और शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए नहीं भेजा। क्या चल रहा है? बाकी अदम एतमादी है दोनों भाइयों के बीच। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब के शरीफ ख़ानदान की सियासत का एक अंदाज़ है, और वो सियासतदान को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ सियासतदान। वो अगर इस तरह से इस्तेमाल मौलाना को नहीं कर सकते, जब वो हम मान रहे हैं कि जनाब उन्होंने मीडिया को भी इस्तेमाल किया, उन्होंने डॉक्टरों को भी इस्तेमाल किया, तो मौलाना फजलुर रहमान किस बाग की मूली हैं, किस खेत की मूली है? सर, मीडिया और डॉक्टर्स को नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया, पाकिस्तान कैबिनेट को। बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है दोनों में। इख्तलाफ इस बात पे ज़रूर है कि जी शरीफ लेगेसी का जो वारिस है वो कौन होना चाहिए, मरीम नवाज़ या हमजा शहबाज शरीफ। इस पे इख्तलाफ हो सकता है ख़ानदान के अंदर, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सियासत एक ही है, एक ही सिक्के के वो 2 रुख हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मर्द मुज़ाहमत बनकर रहना चाहते हैं, और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मर्द मुफाहमत बनाया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुसलसल वफादारी दिखा रहे हैं। उन्होंने वजारत उज़्मा, उनके बकौल वजारत उज़्मा के मनसब को लात मार दी। हालांकि ये भी एक मामला है, मुतनाज़ मामला है कि आया कोई ऐसी ऑफ़र हुई थी या नहीं थी, हुई होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त अगर इरफान सिद्दीकी साहब को भेजते हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास, या ख़ुद वो मौलाना फजलुर रहमान को कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को पीछे रखें, मुझसे बात करें, तो मौलाना फजलुर रहमान इतने नादान और बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो ये ना समझ सकें कि जब पिछले साल लाहौर पहुँचे थे वो जुलूस लेके धरना के लिए, तो लाहौर आके वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की इयादत नहीं कर सके थे। नवाज शरीफ साहब ने मिलने से इनकार किया था, क्योंकि उस वक्त उनके मामला चल रहे थे बाहर जाने के। तो उस वक्त तो शहबाज शरीफ ने मुखालफत नहीं की थी, उस वक्त तो इरफान सिद्दीकी साहब को या मरियम नवाज साहब को उन्होंने नहीं भेजा था जनाब मौलाना के पास कि जी शहबाज शरीफ रोक रहा है आपको मिलने से, आप तशरीफ़ लाएँ। और उन्होंने वो बयान एक जारी कर सकते थे हस्पताल से कि मेरे तमाम कारकुन उनके धरने में शरीक हूँ। किसने रोका था? जिस शहर उनके पास बाकायदा मौजूद है, मैंडेट मौजूद है, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान के धरने के साथ जो सलूक हुआ
कि उनके पास लोग नहीं थे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं राइट है। सर। मौलाना फजलुर रहमान दुरुस्त सोच रहे हैं कि दोनों जमातों की लीडरशिप ने मुझे धोखा दिया। राइट सर। अब धोखा मैंने नहीं खाना। और ये साहब आपकी राय क्या है इस पे? देखिए, मौलाना फजल रहमान जो हैं उनका अपना एक मफाद है और अपने हिसाब से वो कुछ रियायत लेना चाहते हैं, उन लोगों से रियायत लेना चाहते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें बिल्कुल सियासत से आउट कर दिया है। और वो चाहते ये हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मौलाना फजल रहमान जो हैं, अगर ये मूवमेंट चल जाए तो क्या मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म बन जाएंगे? क्या मौलाना फजल रहमान जो है उनको पाकिस्तान की सतह के लीडर बन जाएंगे? उनका वही KPK और KPK में भी खास हिस्सा जो है उस तरफ को रहेंगे और बलूचिस्तान के साथ वो रहेंगे। वो चाहते ये हैं कि अगर रीअरेंजमेंट्स हों तो उनकी कम से कम ये कैफियत जरूर हो कि उनकी जो एक जमाने में होता था कि उनका एक लीवरेज होता था, वो लीवरेज खत्म कर दिया गया। और लीवरेज खत्म करने में PTI के साथ उनका दुख यही है कि उन्होंने PTI ने उनको बिल्कुल वाइप आउट कर दिया। अब वो ये पार्टियां दोनों भी उनके लिए मजबूरी है, इन पार्टियों की मजबूरी भी मौलाना फजल रहमान है। लेकिन वो मसला सारा यही है कि दोनों तरफ से कोई इस वक्त ना इस काबिल है। वो जो कुगलमैन ने इतना खूबसूरत फिक्रा कहा है, इतना शानदार, उसने जो कहा ना कि इमरान खान क्यों 5 साल तक रहेगा, तो उसने कहा कि इन दोनों पार्टियों में ना सबसे पहले उसने कहा कि एक तो ये कैपेसिटी। मेरे पास वक्त खत्म हो गया और यह साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तमाम मेहमानों का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।